वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 43rd लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वाइब्रेशन। अब इस वाइब्रेशन में हमें तीन तरीके के वाइब्रेशंस देखने हैं। वो है पहला फ्री वाइब्रेशन, फिर डैम्प्ड वाइब्रेशन और है फोर्स्ड वाइब्रेशन। उसके बाद कुछ टर्म्स आएंगे, मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होता है, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो क्या होता है, क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट क्या होता है। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। तो यहां पे हम सीखेंगे बेसिकली कि वाइब्रेशन होता क्या है। बहुत ही आराम से ये चैप्टर बहुत ही आनंद के साथ पढ़ेंगे, बहुत ही मजे के साथ, क्योंकि इसमें कुछ इजी टर्म्स हैं, मतलब लगभग चीजें इजी हैं जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप रिलेट कर सकते हो। ज्यादा ऐसा कुछ इमेजिनरी वाला चीज नहीं है, टफ चीज नहीं है। देखिए वाइब्रेशन आप जानते हो, वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके का कोई चीज जब वाइब्रेट करती है, हिलती है। इन एनी इलास्टिक बॉडी सच एज स्प्रिंग्स, मेटेलिक बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड। वो फोर्स भी हो सकता है या टॉर्क भी हो सकता है। एक्सटर्नल लोड मतलब कोई फोर्स भी हो सकता है, टॉर्क फोर्स चलाने के लिए काम आएगा, टॉर्क घुमाने के लिए काम आएगा। एंड देन रिलीज्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन it started cycle motion. Such cyclic motion is known as vibration. कह रहा है कि हमारे पास जब कोई इलास्टिक बॉडी होती है, उस इलास्टिक बॉडी पर हम कोई क्या करें, एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द यहां पे बार बार आएगा जो हम जिसकी वजह से क्लासिफाई करेंगे, इस फोर्स की वजह से, इस शब्द की वजह से हम क्लासिफाई करेंगे कि कब हमारा वाइब्रेशन नेचुरल वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन होगा या कब हमारा डैम्प्ड वाइब्रेशन होगा। तो हमने क्या किया, अपनी कोई इलास्टिक बॉडी ली। इलास्टिक बॉडी क्या हो सकती है, स्प्रिंग हो सकती है, कोई मेटेलिक बार हो सकता है, रॉड हो सकता है। उस पर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसकी मीन पोजीशन से, और फोर्स को लगाने के बाद, जब हमने फोर्स को लगाया उसके बाद उस बॉडी को रिलीज कर दिया, देन रिलीज फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मतलब हमने उसकी मीन पोजीशन से उस बॉडी को रिलीज कर दिया, जो हमारी इलास्टिक बॉडी है। तो वो क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करने लगता है, एक साइक्लिक मोशन करने लगता है। साइक्लिक मोशन का क्या मतलब होता है, इस साइक्लिक मोशन का क्या मतलब होता है। बताइए साइक्लिक मोशन का क्या मतलब होता है। साइक्लिक मोशंस सच एज इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग। साइक्लिक का मतलब हुआ कि वो एक पॉइंट के अबाउट कभी ऊपर जा रहा होगा जितने टाइम में, फिर वापस आ रहा होगा उतने ही टाइम में। मतलब ये अगर हम इसको मान लें कि ये एक मीन पोजीशन है, इसके अबाउट कोई पार्टिकल है, तो पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, फिर नीचे आ रहा होगा, फिर ऊपर जा रहा होगा, फिर नीचे जा रहा होगा। इस पॉइंट से ऊपर जाना, वो जितने डिस्टेंस तक जाएगा अपनी मीन पोजीशन से, नीचे भी वो उतनी ही डिस्टेंस तक जाएगा। मतलब मीन पोजीशन से जितना वो ऊपर ट्रेवल करेगा, मीन पोजीशन से वो उतना ही नीचे ट्रेवल करेगा, ठीक है। और उतने टाइम पीरियड में, मतलब कि उसका टाइम पीरियड कहने का मतलब है कि टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड में वो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा होगा, इस तरीके का। तो देखिए यहां से यहां तक गया, उसके बाद यहां आया, तो यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हो गई। क्योंकि आप इस चीज को वापस ऐसे पलट दो, अगर इस चीज को आप ऐसे पलट दो तो आपको देखो एक सर्किल इस तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हो गई। वापस से देखिए इस वाले पॉइंट के बाद, इस वाले पॉइंट के बाद कर्व वापस से ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है जैसे यहां से स्टार्ट हुआ था, इस तरीके। तो ये जितना टाइम होगा यहां से यहां तक आने में, ये जो टाइम लगेगा यही कहलाएगा इसका टाइम पीरियड। यही डिस्टेंस कहलाएगा इसका, ये टाइम कहलाएगा टाइम पीरियड। तो वाइब्रेशन समझ में आ गया कि जब भी हम किसी इलास्टिक बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको मीन पोजीशन से रिलीज कर दें तो वो एक साइक्लिक मोशन करने लगता है।
इसी साइक्लिक मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेशन। नाउ देखिए, अब यहां पे क्या है, लेट्स से मेरे पास यहां पर कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, यहां पर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, कोई धागा है, यहां पर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को यहां पर मैंने उसके एंड पर एक मास लगा दिया, मास m, और ये उसकी इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब प्रारंभ में, स्टार्ट में वो ऐसे था, और मैंने उस पर, उसके एंड पर मास m लगाकर उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, उसकी पोजीशन से थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसको दे दिया थीटा, उसको थोड़ा सा मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया थीटा, और यहां से रिलीज कर दिया। क्या किया, पहले स्टार्टिंग में जो मेरा मास m था, जो धागे से बंधा हुआ है, वो कहीं इस वाली पोजीशन पे था, इस पर मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इसको इस वाली पोजीशन थीटा एंगल से डिस्प्लेस करके और यहां से रिलीज कर दिया, ताकि अब ये साइक्लिक मोशन करना स्टार्ट करे। तो ये क्या करेगा, ये हो गई इसकी मीन पोजीशन जिसके अबाउट ये साइक्लिक मोशन करेगा। मतलब पहले इधर जाएगा, फिर इस तरीके से यहां पर आएगा, ठीक है, तो इधर से ये पहले इधर आएगा, फिर वापस से इधर जाएगा, फिर वापस से इस तरफ आएगा, फिर वापस से इस तरफ। तो इस तरीके से ये एक साइक्लिक मोशन करेगा। तो ये जो साइक्लिक मोशन कर रहा है, इसी का नाम हम देते हैं वाइब्रेशन। तो देखिए यहां पे कुछ फोर्सेस को मैं ब्रेक करता हूं। तो जब हमने लेट्स से कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है, जो धागे की लेंथ है, वो यहां से यहां तक की जो लेंथ है उसको हमने एल बोल दिया, इसके सेंटर पॉइंट तक उसको हमने एल बोल दिया, ठीक है, ये जो लेंथ है इसको हमने एल बोल दिया। ये मास एम है, तो नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा एम इंटू जी। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो अगर नीचे mg लग रहा है तो mg का कंपोनेंट करिए, तो इस वाली डायरेक्शन में mg cos थीटा आ जाएगा, और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, इधर की डायरेक्शन में आ जाएगा ये फोर्स आ गया mg sin थीटा। ये ब्रेकेज आपने ये कंपोनेंट लेना मैकेनिक्स में सीखा होगा। देखिए ये mg नीचे लग रहा है, ये मास m हो गया, mg नीचे लग रहा है, यहां से ये थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर इस स्ट्रिंग को मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करूं तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, और mg cos थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। क्या इतनी बात समझ में आई, बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये कंपोनेंट लेने वाला काम आपने मैकेनिक्स में सीखा ही होगा। उसके बाद देखिए, अब देखिए अगर इस बॉल मास m से मैं इसकी इनिशियल पोजीशन पर मैं क्या करूं, एक लंब डाल दूं। यहां से देखिए मैंने एक लंब डाल दिया, ये यहां से मैंने इसकी इनिशियल पोजीशन पर एक लंब डाल दिया, मतलब ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो मैं ये डिस्टेंस आराम से निकाल सकता हूं, ये वाली डिस्टेंस में आराम से निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, ये वो वाला पाथ है, देखिए ये वो वाला पाथ है जो नीचे वाला डॉट डॉट लाइन से बना पाथ है, ये जिसको मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं। ये वो वाला पाथ है जब बॉल इस पाथ को फॉलो करते हुए क्या कर रहा है, एक साइक्लिक मोशन कर रहा है। वो इस पाथ को फॉलो करते हुए क्या कर रहा है, एक साइक्लिक मोशन कर रहा है। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी हो जाएगा। अब देखिए दिस इज L, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखिए हम ये डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, यहां पे अभी कोई जरूरत नहीं है, बस हम बेसिक टर्म्स को समझते जा रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि ये डिस्टेंस आई कितनी, L ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा कैसे आया, बस इसको समझ लीजिए, इसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी। अच्छा ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, देखिए
ये पूरी डिस्टेंस बता सकते हैं यहां से यहां तक, दिस होल डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी है? L है। क्योंकि जब ये मास यहां पर आएगा, इस वाले पॉइंट पर आएगा, तो पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये पूरी L है, तो यहां पर भी पूरी डिस्टेंस L हो जाएगी। और अभी हमने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है और ये थीटा एंगल है, तो ये डिस्टेंस कितनी निकाल सकते हैं हम? ये वाली, ये वाली डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, इस वाली डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। इस वाली डिस्टेंस को निकालना है, कैसे निकालेंगे? थीटा हो गया, ये एल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? कंपोनेंट लीजिए इधर, इधर कितना आ जाएगा? एल कॉस थीटा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई? एल कॉस थीटा। तो ये वाली डिस्टेंस आ गई हमारी एल कॉस थीटा, ठीक है, यहां से यहां तक की। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी? पूरे में से ये वाली डिस्टेंस माइनस करिए, तो देखिए ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इतनी वाली, इसको देखिए, तो पूरी डिस्टेंस में से, एल में से अगर मैं ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दूं, एल माइनस एल कॉस थीटा, एल कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस। तो ये हो गया हमारा ये वाला डिस्टेंस। अच्छा, यहां पे mg साइन थीटा क्या कर रहा है? ये सारी चीजें हैं बाकायदा हमारी बात की, बाद में देखना है, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे दे रहा हूं ताकि वहां पर आपको जल्दी समझ में आए चीजें। देखिए, mg साइन थीटा क्या कर रहा है? mg साइन थीटा, हम वहां पे इस फोर्स को पढ़ेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि mg साइन थीटा इस मास m को इसकी इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है। mg साइन थीटा क्या कहलाएगा? रीस्टोरिंग फोर्स। वो फोर्स जो किसी बॉडी को उसकी इनिशियल पोजीशन में लाने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है पॉइंट? नया टर्म देखते हैं। इसमें कई सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं, उनको समझना जरूरी है। तो देखिए, ये कोई बॉडी हमारी क्या कर रही है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब कैसे समझेंगे आप? इसको ऐसे समझिए कि एक सर्कल बॉडी के सरकमफेरेंस पर, एक सर्कुलर बॉडी के सरकमफेरेंस पर कोई पॉइंट मूव कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, बॉडी के सरकमफेरेंस पर कोई पॉइंट मूव कर रहा है। एसएचएम को डिफाइन कैसे करते हैं वो मैं समझा रहा हूं। अब देखिए, जब पॉइंट अलग अलग पोजीशन पर है, उस पॉइंट से आप क्या करिए? एक परपेंडिकुलर उसकी वर्टिकल लाइन पर ड्रॉ करते चले जाइए। कहने का क्या मतलब है? देखिए, जब ये वाला पॉइंट यहां पर पहुंचेगा, तो यहां से इस वाली वर्टिकल लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। जब पॉइंट यहां पर होगा, तो आप क्या करिए? एक लाइन ड्रॉ करिए। जब पॉइंट यहां पर होगा, तो आप एक लाइन ड्रॉ करिए यहां से परपेंडिकुलर। जब पॉइंट यहां होगा, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। जब पॉइंट यहां पर होगा, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। जब पॉइंट यहां पे पहुंचा, इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है पॉइंट, इस तरीके। जब पॉइंट यहां पर पहुंच गया, तो यहां पर क्या करिए? यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जब पॉइंट यहां पर पहुंच गया, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इस तरीके से आप देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते चले जाओ। वापस से फिर जब पॉइंट ट्रेवल करते करते यहां पे आ गया, अब इसके बाद ये ऊपर जाना चालू करेगा। ये इस तरीके से यहां पे मूव कर रहा है इसके सरकमफेरेंस। अब इसके बाद पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करना चालू करेगा सर्कल के सरकमफेरेंस पर। अब देखिए हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इसको मैं अलग कलर से बना दे रहा हूं ताकि आपके समझ में आए। अब पॉइंट जब यहां पर होगा, तो यहां से एक परपेंडिकुलर इस तरीके से। देखिए, पॉइंट जब यहां पर है, तो यहां से यहां पर परपेंडिकुलर डाला। जब पॉइंट यहां पर है, तो यहां से यहां पर परपेंडिकुलर डाला। जब यहां पर है, तो यहां से परपेंडिकुलर इस तरीके से जाएगा। इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर इस तरीके से जाएगा। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहां पे एक वर्टिकल लाइन है। ठीक है, मतलब अगर आप इस वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट को, ये वाली जो लाइन जा रही है, इस वाली लाइन को आप देखो, तो ये जो मेन पोजीशन है, दीज टू लाइंस, इन दोनों लाइन को आपको देखना है। ठीक है, आप देखो
तो ये जो मीन पोजीशन है, दिस इज द मीन पोजीशन लाइन, इसी लाइन के अबाउट पार्टिकल कभी देखिए यहां से पार्टिकल ने मूव करना चालू किया और कहां तक गया, पहले जब पार्टिकल इस वाले पाथ को फॉलो कर रहा था तो इस वाले पाथ पे वो नीचे जा रहा है, देखिए इस तरीके से नीचे गया और वापस जब फिर यहां से ऊपर जाना चालू कर रहा है तो पार्टिकल वापस से ऊपर जा रहा है, फिर पार्टिकल घूम के यहां पहुंच जाएगा, फिर जब इस पाथ को फॉलो करेगा फिर पार्टिकल नीचे आएगा। तो इस मीन लाइन के अबाउट पार्टिकल कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, फिर कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर आ रहा है। तो ये जो मोशन है पार्टिकल का, दिस मोशन इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसे डिफाइन करते हैं, सुन लीजिए एक लाइन में, कि जब कोई पार्टिकल किसी सर्कल के सरकमफेरेंस पर मूव करता है तो उसके सरकमफेरेंस के अलग अलग पॉइंट से, बिंदु से क्या करिए, सर्किल की वर्टिकल लाइन पर एक लंबवत रेखा खींचते जाइए। तो ये जो लंबवत रेखा का बिंदुपथ होगा, जो लंबवत रेखा आपने खींचा है, इस बिंदु का जो बिंदुपथ है, मतलब जो बिंदु आपने खींचा यहां पर लंबवत रेखा से, आपने जो लंबवत पॉइंट मिला, उस पॉइंट का जो बिंदुपथ होगा, जो वो कर्व बनाएगा, उसी को हम बोलेंगे क्या, एसएचएम। तो यही होती है एसएचएम की डिफिनीशन। वापस एक बार सुनिए, जब कोई पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पर मूव करता है तो अलग अलग बिंदु से क्या करिए, उसकी वर्टिकल लाइन पर, सर्कल की वर्टिकल लाइन पर आप लंबवत रेखा खींचिए। तो लंबवत रेखा जिस बिंदु पर वर्टिकल रेखा को, ऊर्ध्वाधर रेखा को कट करती है, उस बिंदु का बिंदुपथ क्या देता है हमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर कोई आपसे एसएचएम पूछे तो इसी तरीके से डिफाइन करिएगा। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको फॉलो करता है, ये साइनसोइडल हो सकता है या कॉस हो सकता है, मतलब साइन का कर्व हो सकता है या कॉस का। तो देखिए यहां पर कॉस का कर्व मिल रहा है, क्योंकि इन्हीं दोनों साइकिल में ही आपको क्या मिलता है, एक रेपिटेशन मिलता है। देखिए साइन के कर्व में आपको इस तरीके से रेपिटेशन मिलेगा, मतलब कभी पार्टिकल इस पॉइंट के अबाउट ऊपर जा रहा है तो कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है तो कभी नीचे, सेम इसी तरीके का मोशन मिल रहा है। और कॉस में भी ऐसा ही मिलता है, इस पॉइंट के, इस मीन लाइन के अबाउट कभी पार्टिकल हमारा नीचे जा रहा है तो कभी ऊपर आ रहा है, फिर कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, इस तरीके। इसलिए साइन और कॉस में ही पॉसिबल है क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब कभी आपको कोई भी इक्वेशन साइन के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में मिल जाए तो आप आंख बंद करके कह देना कि ये कौन सी इक्वेशन है, ये एसएचएम की इक्वेशन है। बात समझ में आई? जब भी आपको साइन या कॉस में कोई भी इक्वेशन मिल जाए तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि ये एसएचएम की इक्वेशन है, क्योंकि यही दोनों कर्व फॉलो करते हैं किसको, एसएचएम इक्वेशन को। आगे देखते हैं। तो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको गिवन है, ये वेर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये हम जानते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, ये हम जानते ही हैं। तो मान लीजिए जो x है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, वो कैपिटल X साइन ओमेगा टी है, ठीक है, वेर कैपिटल A इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है, कैपिटल X इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है कि मीन पोजीशन से पार्टिकल हमारा मैक्सिमम जितना जा सकता है, मान लीजिए पार्टिकल हमारा मैक्सिमम इस वाली हाइट तक जा सकता है, नीचे भी कितना जा सकता है, मैक्सिमम x वाली हाइट तक। तो मीन पोजीशन से पार्टिकल हमारा मैक्सिमम जितना डिस्प्लेस कर सकता है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। पार्टिकल क्या कर रहा है, ऊपर नीचे डिस्प्लेस कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे, डिस्प्लेस दाएं बाएं भी हो सकता है। तो मीन पोजीशन से आप इसको ऐसा भी बना सकते हो कि ये मीन पोजीशन है, पार्टिकल कभी इधर जा रहा है, 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 ऐसे। तो ये जो मीन पॉइंट है उससे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, कि मीन पोजीशन से, मीन पॉइंट से वो मैक्सिमम जितनी दूरी तक गया, दैट विल बी कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ठीक, इसको x को यहां पर हमने एम्पलीट्यूड बोल दिया, तो x को हमने एम्पलीट्यूड बोल दिया, सो दिस x इज अ एम्पलीट्यूड। दिस x इज अ एम्पलीट्यूड। तो स्मॉल x कितना हो जाएगा, देखिए स्मॉल x कैसे लिखेंगे, स्मॉल x इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी के ऊपर एक डॉट लगा हो, इसका मतलब होता है कि उसका एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, ठीक है। तो इसका क्या करिए, एक बार डिफरेंशिएशन करिए,
dx बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, x डॉट बोल सकते हैं। कितना आ जाएगा, देखिए d बाई डी टी ऑफ x, x की जगह क्या है, x की जगह है कैपिटल X साइन ओमेगा टी। कैपिटल X को बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का वापस से करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, तो x ओमेगा कॉस ओमेगा टी। देखिए x ओमेगा कॉस ओमेगा टी, x डबल डॉट मतलब इसका x डॉट का एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है माइनस साइन, तो यहां पे माइनस आ जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का वापस से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। अच्छा अब देखिए इसी x कैपिटल X, ये जो कैपिटल X है यहां पे बड़ा वाला, ये स्मॉल x है, ये वाला जो यहां पे, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूं, दिस इज स्मॉल x, और ये जो है राइट हैंड साइड में कैपिटल X है, ये स्मॉल x और ये है कैपिटल X, ये स्मॉल x है और ये है कैपिटल X, ये स्मॉल x और ये है कैपिटल X। अब आप कहोगे सर यहां पे कैपिटल X वापस से कैसे आ गया, देखिए ये कैपिटल X देखिए ये कैपिटल X साइन ओमेगा टी, तो कैपिटल X साइन ओमेगा टी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल x, इसलिए यहां पे स्मॉल x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर स्मॉल x आया है। तो ध्यान रखिएगा यहां पे ये वाला स्मॉल x है, कैपिटल X नहीं। तो ये इक्वेशन आ गई, x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो ये x डबल डॉट उधर माइनस है, इधर आकर प्लस बन जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो जब भी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, ध्यान रखिए बार बार हम इसको आगे यूज करेंगे, अभी आगे आएगा जब हम फ्री डैम्ड वाइब्रेशन इन सबको पढ़ेंगे, तो वहां पर बार बार ये चीज आएगी कि जब भी कोई भी इक्वेशन इस तरीके के फॉर्म में होगी कि यहां पर x डॉट है प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, या इस फॉर्म में भी हो सकती है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में है, कभी कभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में इस तरीके से मिलेगी आपको, ये x तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में है, कभी कभी यही इक्वेशन आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में इस तरीके से मिलेगी, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपको याद रखना है कि डबल डॉट को छोड़कर जो x वाला पार्ट होगा उसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन में होगा वो हमारा ओमेगा स्क्वायर होगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर। तो x के साथ जो टर्म होगा उसको हम बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखिएगा जब भी x डबल डॉट मतलब x का 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो x के साथ जो टर्म लगा होगा वो हमेशा हमारा ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, देखिए फ्री वाइब्रेशन द वेलोसिटी वेक्टर लीड्स द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाई, कह रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से कितना लीड करता है, मतलब कह रहा है उन दोनों में फेज डिफरेंस बता दीजिए, इन दोनों में फेज डिफरेंस। तो देखिए अभी अभी हमने पढ़ा, मान लीजिए इक्वेशन है y बराबर a साइन ओमेगा टी, मान लीजिए इक्वेशन इस तरीके से गिवन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड और y इज द डिस्प्लेसमेंट, y इज द डिस्प्लेसमेंट। तो हमें वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, जब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डॉट निकाल लीजिए, y डॉट निकालने का तरीका क्या है, dy डिवाइडेड बाई dt, कितना आ जाएगा ये a, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का वापस से करेंगे तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ गया, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारी वेलोसिटी आई है dy बाई dt, जिसको हम वेलोसिटी v बोलेंगे, तो ये कॉस ओमेगा टी आई है और ये कितना है साइन, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, साइन और कॉस में फेज डिफरेंस कितना होता है 90 का होता है,
अरे 90 का होता है, ऐसे ही तो लिखेंगे। देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तभी तो ये कॉस आएगा। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, साइन पाई बाई 2 मतलब 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यही आ जाएगा। ठीक, तो देखिए इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है, ये कितने से लीड कर रहा है। ये जो वेलोसिटी है ये ओमेगा साइन ओमेगा टी से कितना डिग्री ज्यादा है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड। कह रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये मीन पोजीशन मैंने मान ली तो इससे कोई भी डिस्प्लेसमेंट उसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैक्सिमम कितनी दूरी तक जा रहा है उसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन में जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड हमारा कहलाता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट ये भी होता है, y भी हमारा क्या होता है, y भी डिस्प्लेसमेंट होता है, y भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, और a भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और उसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का नाम बदलकर क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड। मतलब जब y हमारा एकदम मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर लेगा तो उसको हम बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। A body is vibrating at 10 vibrations per second in simple harmonic motion of 10 centimeter amplitude. The maximum velocity in centimeter per second can be. देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, अभी अभी हमने जब वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था तो y वापस से निकाल लेते हैं। देखिए y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये हमने पढ़ा अभी अभी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो dy बाई डी टी, इसी को तो वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, dy बाई डी टी। इसको हम y डॉट भी बोल सकते हैं। तो ये कितना आ रहा था, ये आ रहा था हमारा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब कह रहा है वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी कितना आ रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है, वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब कॉस ओमेगा टी मैक्सिमम होगा, और कॉस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक, तो v मैक्सिमम कितना हो जाएगा, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी a ओमेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्टली, बार बार आप इतना डेराइव नहीं करोगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा, एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा। एम्पलीट्यूड को ही हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ओमेगा कैसे निकालेंगे, देखिए ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई इंटू एफ, 2 पाई इंटू एफ, एफ जहां पर होता है फ्रीक्वेंसी। तो एफ देखिए फ्रीक्वेंसी कितना लिख रखा है यहां पर, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 10 वाइब्रेशंस पर सेकंड, मतलब ये 1 सेकंड में 10 बार वाइब्रेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 10 वाइब्रेशंस पर सेकंड। तो एफ आपको पता है, ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई इंटू एफ मतलब 10, तो ये हो जाएगा 20 पाई। ओमेगा आपने निकाल लिया। अब क्या करिए, इस ओमेगा में अगर ए का एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है किसमें, 10 सेंटीमीटर। तो देखिए 10 इंटू एम्पलीट्यूड हो गया, और इसमें ओमेगा का मल्टीप्लाई करिए, ओमेगा कितना है 20 पाई, कितना हो जाएगा ये 200 पाई, ये हो गया 200 पाई। और आपको सेंटीमीटर, ये किस में आया हुआ है, देखिए एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर
पर सेकंड में आया हुआ है। जो आंसर है हमारा वो सेंटीमीटर पर सेकंड में, और सेंटीमीटर पर सेकंड में ही आंसर निकालना भी था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रही है, कोई चीज एक सेकंड में कितनी बार हिल रही है। द नंबर ऑफ साइकिल्स, साइकिल्स का मतलब है कितनी बार वो वाइब्रेट कर रही है। जैसे मान लीजिए पेन है, ठीक, इस पेन को मैं ऐसे ऐसे मूव करा रहा हूं, तो एक सेकंड में वो जितनी बार ऐसे हिलेगी, जितनी साइकिल्स कंप्लीट करेगी, उसको हम बोलेंगे, वही है उसकी फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए ये पेन एक सेकंड में 10 साइकिल्स कंप्लीट कर रही है, 10 बार हिल रही है, तो हम बोलेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। साइकिल का क्या मतलब हुआ, इसको ऐसा समझिए, थोड़ा यहां पे मैं फिगर बना दे रहा हूं। देखिए यहां से यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, ये यहां से यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हुई है, उसके बाद वापस से फिर वापस यहां से यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हुई है। ये नहीं है कि यहां से यहां तक एक साइकिल, नहीं, क्योंकि जब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, जब आप इसको पलटोगे पीछे की तरफ, तब आपको ये पूरा एक सर्कल, एक साइकिल कंप्लीट करता हुआ दिखाई देगा, इसलिए यहां से यहां तक पूरा एक साइकिल होगा। तो जैसे मैंने बोला, मान लीजिए कि ये एक सेकंड में 4 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ये एक सेकंड में 4 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, मतलब ये कहां तक पहुंच जाएगा, देखिए इस तरीके से यहां तक आया, ये 4 साइकिल आपको दिखाई दे रहा है, मैंने अलग अलग बताया, अलग अलग कलर से बनाया, मतलब एक सेकंड में ये यहां से चलना चालू करेगा, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, देखिए एक सेकंड में ये यहां से चलना चालू करेगा, और जब एक सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तब तक ये यहां से मूव करता हुआ यहां पर पहुंच चुका होगा। ये है 4 साइकिल का मतलब। ये बात समझ में आई? तो एक सेकंड में कोई बॉडी कितने वाइब्रेशंस कर रही है, कितनी बार वो चल रही है, मूव कर रही है, उसको हम बोलेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी। की नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, कि नंबर ऑफ साइकिल्स एक सेकंड में, पर यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में वो कितना वाइब्रेट कर रही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, F = 1/T, टाइम पीरियड। टी को क्या बोलते हैं, टी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता है कि उस साइकिल को, एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना समय लगा, उस साइकिल को कंप्लीट करने में कितना समय लगा, उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना समय लगा, उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है F = 1/T, और F का फॉर्मूला हम जानते हैं, देखिए ओमेगा का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 2π × F। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π × फ्रीक्वेंसी, जहां पे F क्या है, यह है फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो यहां से F की वैल्यू निकाल लीजिए। F की वैल्यू क्या निकलेगी, ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ पाई, यहां पे रख दीजिए। F की जगह पे रखिए, हमें पता है F = 1/T, तो F की जगह पे रखिए क्या, ω/2π, तो ये हो जाएगा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2π = 1/T। तो ये भी एक रिलेशन आ सकता है, और ये तो हम यहां से ही निकाल सकते हैं, देखिए ओमेगा = 2πf, तो F = ओमेगा डिवाइडेड बाई 2π, F = ओमेगा डिवाइडेड बाई। क्लियर इतना? आगे देखते हैं, हाउ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन, किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम में। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, पर सेकंड में, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, कि एक सेकंड में कोई चीज कितनी बार वाइब्रेट कर रही है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं वाइब्रेशंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। What can be the maximum displacement amplitude for an instrument having neutral frequency of 20 रेडियन, देखिए रेडियन पर सेकंड में गिवन है ना, इसका मतलब ये ओमेगा गिवन है,
एंड विद स्टैंड कैपेबिलिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए आपको एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड बोल रहा है आप कि आप एम्पलीट्यूड बता दो। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, ये आपसे पूछ रहा है कि एम्पलीट्यूड बताओ। और आपको इस बार एसेलरेशन दे रखा है, देखिए इस बार आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसेलरेशन दे रखा है। अब ध्यान से समझिए बात को। वापस से इस क्वेश्चन के साथ नया नोट पॉइंट याद कर लीजिएगा जो मैं फॉर्मूला लिखाने जा रहा हूं। y इज इक्वल टू, आपको पता है होता है a साइन ओमेगा टी। जब हमने वेलोसिटी निकाली थी तो वेलोसिटी आ गया था dy बाई डी टी, और वो कितना आ गया था a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अभी अभी जब हमने पिछले से पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। अच्छा, एसेलरेशन कैसे निकालेंगे, एसेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर टीवी बाई डी टी। और ये कितना हो जाएगा जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और कॉस का पहले वापस हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो एसेलरेशन का मान कितना आ गया, एसेलरेशन की वैल्यू आ गई ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अच्छा, अगर मैं एसेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, मैक्सिमम वैल्यू देखिए सबसे पहली चीज ये निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, निगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि जिस भी तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो निगेटिव साइन है, ये निगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि जिस भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एसेलरेशन होगा। बस ये नेगेटिव साइन आपको इतना ही बता रहा है कि जिस भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एसेलरेशन होगा, और इस माइनस साइन का कोई नहीं मतलब है। तो हमें यहां पे वैल्यू से मतलब है, सिर्फ आ जाते हैं हम वैल्यू पे। इस नेगेटिव साइन को भी हटा दीजिए, हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है। अगर हम सिर्फ वैल्यू की बात करें तो देखिए एसेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू आपको कब मिलेगी, हमें तब मिलेगी जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। और साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। इसका मतलब एसेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमें ए ओमेगा स्क्वायर मिलेगी। बात समझ में आई। आप कहोगे सर माइनस साइन कहां गया, तो यार माइनस साइन सिर्फ इतना बता रहा है कि जिस भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एसेलरेशन। इसके अलावा माइनस साइन का और कोई नहीं मतलब है। हमें यहां पे मतलब है किससे, मैग्नीट्यूड से, मान से, इसलिए हमने वैल्यू लिया सिर्फ। तो ए मैक्सिमम की वैल्यू आ गई माइनस ए मैक्सिमम की वैल्यू आ गई ए ओमेगा स्क्वायर। तो ये एसेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ये एसेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है कि जब आपसे कोई पूछे एसेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू या एग्जाम में आ जाए तो एसेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होती है ए ओमेगा स्क्वायर। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, यहीं पे साइड में लिख लीजिएगा कि वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वो होती है ए इंटू ओमेगा। और इसी ओमेगा में, ए ओमेगा में एक और ओमेगा चिपका दीजिए तो क्या आ जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर, एसेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू। तो ए मैक्सिमम आपको दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम्पलीट्यूड आपसे पूछा जा रहा है, और ओमेगा की वैल्यू आपको बता दिया है 20 रेडियन पर सेकंड। तो ये आपको गिवन है ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर कर दीजिए तो यहां पे 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 100, इतना मीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 0.01 मीटर। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, F इज इक्वल टू 1 बाई टी, जहां पे टी क्या होता है टाइम पीरियड, F क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द मोशन टू रिपीट इटसेल्फ। मतलब जहां पर वो अपने मोशन को वापस रिपीट करने लगेगा जिस पॉइंट के बाद, तो उसको कंप्लीट करने में जितना समय लगा। मतलब क्या हुआ, देखिए इस फिगर को मैं बनाता हूं तो आपकी फिर समझ में आ जाएगा।
देखिए यहां से यहां तक के मोशन को देखिए जरा, देखिए इस पॉइंट के बाद वापस से यही कर्व फॉलो होने लग रहा है, इसके बाद इस पॉइंट के बाद जब यहां से यहां तक का मोशन हो गया, उसके बाद वापस से यही कर्व फॉलो होने लगा, तो यहां से यहां तक का जो भी टाइम होगा इसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, कि इस साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगा इस वाले पॉइंट तक, इस वाले पॉइंट को कंप्लीट करने में जितना समय लगा उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड टी। इतनी बात क्लियर आ गई? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द मोशन टू रिपीट इटसेल्फ, मतलब वो टाइम जिसके बाद वो अपने मोशन को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, तो इसी पॉइंट के बाद वापस से मोशन रिपीट होने लगेगा, तो यहां से यहां तक ट्रेवल करने में जितना समय लगा उसी को हम बोलेंगे क्या, टाइम पीरियड टी। ठीक है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट अपॉन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करता। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए F इज इक्वल टू 1/t, हम जानते हैं ये होता है, वेर टी इज द टाइम पीरियड, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर स्पीड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन के चैप्टर में ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, एंगुलर स्पीड नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू हम जानते हैं 2πf, तो यहां से f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा डिवाइडेड बाई 2π आ जाएगी, तो ये वैल्यू उठा के यहां पे रख दीजिए। ओमेगा डिवाइडेड बाई 2π इज इक्वल टू 1/t, तो t कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा, और ये टाइम पीरियड है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड। तो देखिए यही चीज आ गई निकल के, क्लियर? तो वो टाइम जिसके बाद वो अपने मोशन को रिपीट करने लगे पार्टिकल, तो उसको हम बोलेंगे क्या, उस टाइम को बोलेंगे टाइम पीरियड। स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग क्या होती है, स्टिफनेस, स्टिफनेस इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, कि जब हम किसी स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हैं उसको डिस्प्लेस करने के लिए, जब हम किसी स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हैं उसको डिस्प्लेस करने के लिए, तो वो जो अगेंस्ट में हमारी फोर्स लगाता है, स्टिफनेस इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन ना होने के लिए वो हमारे अगेंस्ट में, हमारे अपोजिट में जितना फोर्स लगाता है उसको हम बोलते हैं क्या, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। जैसे आपने फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू कैपिटल F इज इक्वल टू K इंटू एक्स पढ़ा हुआ है, तो यहां पर जो F है, इस F का मतलब फोर्स है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर अभी आपने F को फ्रीक्वेंसी बताया, यहां पे जो F है दैट इज द फोर्स। F इज इक्वल टू आपने kx फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू kx, तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट k है ये है F डिवाइडेड बाई, और x का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, तो इसको डेल्टा से दिखा दिया गया, k इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई डेल्टा। पर यूनिट डिफॉर्मेशन करने के लिए जितना फोर्स लगाना पड़ेगा, F क्या है, F है अप्लाइड फोर्स, F इज द अप्लाइड फोर्स जो हमने लगाया, और ये क्या है, डेल्टा इज द डिफॉर्मेशन। तो यूनिट डिफॉर्मेशन करने के लिए हमने जितना फोर्स लगाया, मतलब अगर डेल्टा डिफॉर्मेशन करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसका मतलब K ज्यादा है। इसको ऐसा समझिए, मान लीजिए कि किसी स्प्रिंग का K बहुत ज्यादा है, K इज लार्ज, K इज लार्ज, मान लीजिए किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब अगर K ज्यादा है तो K इज इक्वल टू F बाई डेल्टा होता है, अगर K ज्यादा है मतलब F बाई डेल्टा भी ज्यादा होगा, F बाई डेल्टा ज्यादा होगा मतलब F भी ज्यादा है। F क्या है, F इज द अप्लाइड फोर्स, मतलब आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है स्प्रिंग को डिस्प्लेस करने के लिए, इसका मतलब स्प्रिंग को डिस्प्लेस करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। और आप किसी भी चीज पर ज्यादा फोर्स कब लगाते हो, जब वो हमारे अगेंस्ट में ज्यादा फोर्स लगाए। भाई कोई चीज सिंपली अगर डिफॉर्म हो जाए तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर कोई चीज आसानी से डिफॉर्म हो जा रही है तो हम कम फोर्स लगा लेंगे,
लेकिन अगर कोई चीज ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, इसका मतलब वो हमारे अगेंस्ट में ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तभी तो हमें उसके अगेंस्ट में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा डिफॉर्म करने के लिए। इसका मतलब स्टिफनेस इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन करने के अगेंस्ट, डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस लगता है, डिफॉर्मेशन करने के लिए आपको उसके अगेंस्ट में जो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे स्टिफनेस। स्टिफनेस इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन देखिए, अ बॉय इज swinging on a swing. If another boy sits along with him without disturbing his motion, then the time period of swing will be, क्या हो जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन पे अभी क्वेश्चन मार्क करिए, क्योंकि जब हम फॉर्मूला आगे डिराइव करेंगे, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, जब हम आगे एक फॉर्मूला अभी पढ़ेंगे उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है? तो आप ये चीज सॉल्व कर सकते हो। देखिए वैसे भी मैं बता दे रहा हूं, अ बॉय इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इफ अनदर बॉय सिट्स अलोंग विद, मतलब देखिए एक बॉय है, क्या कर रहा है? झूले पे झूल रहा है, एक दूसरा लड़का आके उसके साथ बैठ गया, तो मास बढ़ जाएगा। जब मान लीजिए एक झूले पे, मान लीजिए ऐसे झूला है, ठीक है, यहां पे कई सारे झूले ऐसे लगे हुए हैं, तो यहां पर मान लीजिए एक लड़का बैठा है, उसका मास m है, उसका मास m है, एक दूसरा बॉय उसके साथ आके बैठ गया, एक दूसरा लड़का आके बैठ गया, मतलब जो मास है वो मास अब 2m हो गया, मास बढ़ गया। अगर मास बढ़ गया तो टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा? 2 पाई अंडर रूट m बाई के। स्टिफनेस पर तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। अगर मास बढ़ गया, मास बढ़ने की वजह से टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या होता है? देखिए डैम्पिंग कोफिशिएंट इट इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेलोसिटी। ये फोर्स है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द फोर्स। डैम्पिंग कोफिशिएंट, दिस इज द डैम्पिंग कोफिशिएंट डैम्पिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई फोर्स डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। जैसे अभी अभी हमने स्टिफनेस पढ़ा ना, स्टिफनेस, इसको हमने पढ़ा फोर्स डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा पढ़ा ना, और डेल्टा को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या होता है? डैम्पिंग कोफिशिएंट F इज इक्वल C इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। इट इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेलोसिटी। वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता था, ये वेलोसिटी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस। रेजोनेंस, इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए रेजोनेंस क्या होता है, इसको समझ लीजिए। रेजोनेंस, व्हेन द एक्सटर्नल एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक बॉडी की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। आप कोई भी बॉडी उठा लो, हर एक बॉडी की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिससे वो हमेशा वाइब्रेट करती रहती है। मतलब ये माउस में ले लूं, ये पेन ले लूं, ये बोल्ड हो गया, कोई भी एलिमेंट आप उठा लो, हर एक बॉडी की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक। अब हमने क्या किया, हम मान लीजिए एक्सटर्नली उसको वाइब्रेट कराना चाह रहे हैं। एक तो उसकी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और एक हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको वाइब्रेट कराना चाह रहे हैं। तो जब दो सेम तरीके की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, जब दो सेम तरीके की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, तब उनका जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत लार्ज हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट से हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि ये जो पेन है, अभी ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, और एक और फ्रीक्वेंसी आ गई, मान लीजिए सराउंडिंग से एक और फ्रीक्वेंसी आ गई जो सेम इसी की फ्रीक्वेंसी की मैच की है, बिल्कुल इसी की तरीके की है, सेम फ्रीक्वेंसी। तो इसका अब जो वाइब्रेशन होगा वो और बढ़ जाएगा। तो जब दो सेम तरीके की फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो
एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, जो उसके वाइब्रेट करने का एम्पलीट्यूड है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो बढ़ जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। क्या होता है? व्हेन द एक्सटर्नल एक्साइटेशन, एक्सटर्नल एक्साइटेशन का क्या मतलब हुआ कि एक्सटर्नल से कोई फ्रीक्वेंसी आ गई, इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। मैंने आपको बताया कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी की अपनी खुद की, हर एक बॉडी की अपनी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, जो बाहर की फ्रीक्वेंसी है, उस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, बिल्कुल सेम हो जाए, तो उस सिस्टम का जो वाइब्रेशन है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, वो बहुत हाई एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना चालू कर देती है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम रेजोनेंस। तो यहां लिखा हुआ है व्हेन द एक्सटर्नल एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद वेरी हाई एम्पलीट्यूड। देखिए लिखा है ना, ये क्या करना स्टार्ट कर देता है? ये स्टार्ट कर देता है वाइब्रेट करना। कैसे वाइब्रेट करना? विद अ वेरी हाई एम्पलीट्यूड। वेरी हाई एम्पलीट्यूड से ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद वेरी हाई एम्पलीट्यूड। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। क्लियर हो गया पॉइंट? क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन विल द रेजोनेंस अकर फॉर एन अंडर डैम्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेट। कह रहा है हमारे पास एक अंडर डैम्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेट है, उसमें रेजोनेंस कब अकर होगा? व्हेन एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द अनडैम्ड, व्हेन एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी इज लेस देन, व्हेन एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द। देखिए हमने यहां क्या पढ़ा है? व्हेन एक्सटर्नल एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द। तो जब बाहर की फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है व्हेन द एक्साइटेशन, जो एक्सटर्नल एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी है, इज इक्वल टू द अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर वो एक्सटर्नल एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तब होगा क्या? रेजोनेंस। क्लियर पॉइंट? अब देखिए, ये जो टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज तक जो हमने पढ़ा है अभी तक इस वाइब्रेशन में, रेजोनेंस तक, आप क्या करिएगा? नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले इसको रिवाइज करिएगा और इसके बेसिस पे जो भी आपको न्यूमेरिकल्स दिखाई दे उनको आप सॉल्व करिएगा। ठीक, ये जो टॉपिक है कौन सा? टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।